और ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। एक साथ 3 मर्डर हुए, ट्रिपल मर्डर। बेटे ने की मां पिता की हत्या, छोटे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी से वार कर तीनों की हत्या कर दी। नशा मुक्ति केंद्र भेजने से नाराज था। नोहर के फेफाना गांव की ये घटना बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक घटना। एक बेटे ने ही अपने माता पिता और छोटे भाई तीनों का कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया। चूंकि इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था और इसी बात से खासा खफा था। राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, एक ऐसी घटना है ये, या फिर इसे कहा जाए कि ऐसा दर्दनाक वाकया है जिसमें एक बेटा ही जो है वो अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। क्या था ये पूरा मामला? ये हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव का मामला है और जो ये नाबालिग पुत्र है ये नशे का आदी है और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। कल जो है नशा मुक्ति केंद्र से ये वापस आया और इसको ये लग रहा था कि मुझे जो परिजन है फिर नशा मुक्ति केंद्र में भेजेंगे। इसी बात से नाराज होकर रात्रि को जब इसके माता पिता और इसका छोटा भाई सो गए तो इसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे इसके पिता शीशपाल और मां इंदिरा की मौत हो गई। और जो छोटा भाई अजय है जो 14 साल का है उसको गंभीर हालात में पहले नोहर लाया गया, नोहर से हरियाणा के सिरसा रेफर कर दिया गया। फिलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है और दोनों के शव है माता पिता के नोहर पुलिस ने नोहर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं और जो नाबालिग है उसको निरुद्ध किया जा चुका है और आगे की जांच जो है पुलिस मौके पर कर रही है। राजू, क्या पुलिस ने गिरफ्तार करके इस मामले पर संज्ञान लिया? आगे की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी इस नाबालिग को लेकर? जी बिल्कुल, नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है पुलिस ने रात्रि को नाबालिग को निरुद्ध कर लिया था और आगे जो है पुलिस जांच कर रही है। मगर फिलहाल जो पुलिस का यही कहना है कि जो नशा है, नशे का वो आदी था और इस कारण से परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था, जिससे वो नाराज था। कल वो नशा मुक्ति केंद्र से घर आया और रात्रि को उसको फिर ये लगा था कि मुझे फिर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके माता पिता की हत्या कर दी। हत्या उसने भाई की भी करनी थी मगर संयोगवश भाई बच गया और अभी सिरसा में हरियाणा में भर्ती है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जो हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर जो बॉर्डर का एरिया पंजाब का, हरियाणा का, यहाँ पे जो चिट्टा नाम का जो नशा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो जो नशा इसका बड़ा कारण है। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बूंदी से है। बूंदी में बदमाश बेखौफ है। चोरी के इरादे से हत्या कर दी गई। मंदिर के गार्ड की हत्या की गई। चोरों ने दान पेटी से चोरी की। वारदात से लोगों में गुस्सा है। एसपी ने मौका मुआयना भी किया। तो चोरी के इरादे से मंदिर के गार्ड की हत्या की गई। बूंदी की यह घटना है और जब इसकी सूचना मिली तो खुद एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। तीन धार मंदिर है तालड़ा कस्बे के पास में। यहाँ पर एक चौकीदार का शव मिला हुआ है जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में जानकारी ली जाएगी कि इस तरह से इसकी मौत हुई है। और पास में मंदिर है उसका भी ताला टूटा हुआ है और पहले से जांच की जाएगी। यहाँ क्या है कि कमेटी बनी हुई है और पुरातन स्थल है तीनधार महादेव का। यहाँ पर पहले भी चोरियाँ हो चुकी है 2 बार और उस समय भी यहाँ पर महाराज और यहाँ पर रहते थे, उनके चोरों की लड़ाई उड़ाई भी हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बूंदी संवाददाता चैन सिंह के साथ। चैन सिंह, ये पूरी घटना क्या थी? क्या उस चोर को पकड़ा गया है जिसने मंदिर में इस वारदात को अंजाम दिया? जी, जैसे कि तालड़ा नदी के किनारे जो तीन धारा महादेव मंदिर है उसमें जो देर रात ये वारदात हुई। अज्ञात चोर आए, मंदिर की दान पेटी को तोड़ करके जो उसमें रखी हुई राशि को चुरा ले गए। संभावना ये जा रही इस दौरान जो चौकीदार छोटूलाल माली द्वारा उन चोरों का विरोध किया गया, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद में तालड़ा थाना पुलिस और जो पुलिस अधीक्षक जय यादव मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। कोटा से एमओबी टीम
बुलाई गई है, जो घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित की जा रही है। जैसा कि घटना के विषय में जो आसपास के लोगों और मंदिर विकास समिति के लोगों का कहना है कि इस उक्त मंदिर में पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये जो चोरी की वारदात हुई है अज्ञात चोरों द्वारा कहीं ना कहीं छोटूलाल जो माली चौकीदार है उसकी हत्या की गई है, जिसके चलते जो घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश किए जाने की मांग कर रहे हैं। जी चैन सिंह, मंदिर में सीसीटीवी कैमरास लगे थे? जैसा कि जो अभी तक जानकारी है कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और पुलिस अधीक्षक जय यादव मौके पर पहुंच गए हैं, और जो थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह है जो घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित करके जो अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके और आरोपियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कर रहे हैं। जी चैन सिंह, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर 12 से है। व्यापारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लहूलुहान हालत में शव मिला है। बालाजी मंदिर के पास ये शव मिला है। हनुमान मिश्रा के रूप में इनकी पहचान हुई है। बीती रात से गायब था ये शख्स। तो 12 में एक शख्स का शव मिला, बताया जा रहा है एक व्यापारी का शव है। ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। और अब इस शव के मिलने से सनसनी फैल गई है। ये डेड बॉडी पूरी तरीके से लहूलुहान थी। कल रात से ये व्यापारी गायब था और अब जाकर इसकी लाश बरामद की गई है। और विपिन तिवारी 12 से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या हत्या की आशंका जताई जा रही है? कुछ जानकारी मिल पाई इस व्यापारी के बारे में? कौन था और पुलिस तफ्तीश में अब तक कहां पहुंची? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि व्यापारी की जो है निर्मम हत्या ही पुलिस भी इसे करार दे रही है, क्योंकि जो शव पे निशान मिले हैं वो धारदार हथियारों के हैं। और ये व्यापारी की हालांकि किसी से दुश्मनी नहीं बताई जा रही, जैसा कि परिजनों के ने बताया कि किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हाँ ये बीती शाम से जो है थोड़ा चिंतित था और घर से गायब हो गया था। मतलब बीती शाम से जब घर से निकला था तो रात में ये घर नहीं पहुंचा था और परिजन जब से ही तलाश कर रहे थे, लेकिन 5 बजे सुबह जो है अचानक इसका शव मिला और लहूलुहान हालत थी। और जब पुलिस मौके पे आई, पोस्टमार्टम रूम ले गया सबको, और डॉक्टरों ने जो परीक्षण किया है धारदार हथियार है, और ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 व्यक्तियों ने जो है मिलकर इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस जो है अब खोजबीन में लगी है। घटनाक्रम जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको तलाशा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस हत्या का कोई सुराग पुलिस को मिल सके। हालांकि इस कस्बे में जो है इस हत्या के चलते जो है सनसनी फैली हुई है। लोग एकदम स्तब्ध है, क्योंकि कस्बे के बीच की घटना है। जहाँ मंदिर है, मंदिर के पास ही एक चबूतरा है, वहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। ऐसे में ये एक बड़ी घटना है कस्बे के बीच में। बिल्कुल जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर गंगानगर से है। ट्रेन में एक फर्जी टीटी की पिटाई की गई। टीटी से मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये टीटी यात्रियों से पैसे वसूल रहा था। शक होने पर लोगों ने पिटाई की। हिंदूमल कोर्ट स्टेशन का ये वीडियो है। गंगानगर जीआरपी अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हिंदूमल कोर्ट रेलवे स्टेशन पर गंगानगर से ये तस्वीरें और ये फर्जी टीटी। हिंदूमल कोर्ट रेलवे स्टेशन पर जाली टीटी जो टिकटें लेता पकड़ा गया। वीडियो मत बनाओ सर। अरे रुक तो। और जैसा कि यात्रियों ने बताया वहां पर कि लोगों से ये सीट या टिकट के नाम पर पैसों की वसूली कर रहा था। जब कुछ लोगों को शक हुआ कि ये इस ट्रेन का टीटी नहीं है, उसके बाद लोगों ने इससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में ये ठीक से कुछ जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद इसकी मारपीट रेलवे स्टेशन पर ही शुरू कर दी गई। गंगानगर की ये तस्वीरें। फिलहाल रेलवे पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी।
और दौसा के बांदीकुई से खबर है। बांदीकुई में फिर ममता शर्मसार हुई। भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। 7 महीने का यह भ्रूण बताया जा रहा है। बांदीकुई शहर के बैरवा बस्ती का मामला है। बांदीकुई थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। आशीष, कुछ जानकारी मिल पाई, ये भ्रूण यहाँ पर किसने फेंका? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये भ्रूण यहाँ पर किसने डाला, क्योंकि कचरे के ढेर में ये भ्रूण मिला है। बांदीकुई थाना पुलिस ने जो भ्रूण है उसको कब्जे में लेकर बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। इस भ्रूण की जो उम्र है वो 7 माह बताई जा रही है और चिकित्सक का कहना है कि ये पहले इसको अब किया गया है और उसके बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि इसके माता पिता कौन हैं और यहाँ किसने डाला है, क्योंकि यह घटनाक्रम बांदीकुई शहर के वार्ड संख्या 21 का है, जहाँ बैरवा बस्ती में एक कचरे का ढेर था। वहाँ आज सुबह ये भ्रूण पड़ा हुआ मिला। जब आसपास के लोगों ने देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बांदीकुई में पिछले 1 महीने में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं जहां भ्रूण मिले हैं। हालांकि पिछली घटनाओं में भी अभी तक उनके जो परिजन है उनका पता नहीं चल सका है। ऐसे में लगातार इस तरह की घटनाएं होने से निश्चित रूप से जो मानवता है वो भी शर्मसार हो रही है और पुलिस इनका पता भी नहीं लगा पा रही है कि ये जो भ्रूण है कौन डालता है और इनकी पहचान भी नहीं कर पाती है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर में पुजारी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। चोरी के इरादे से पुजारी की हत्या की गई थी। चोरों ने पुजारी की पीटकर हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर धुंबड़िया में यह हत्या की गई। तो जालोर में हुई पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और तस्वीर में जमीन पर बैठे ये 3 लोग, इन्होंने इस पुजारी की पीट कर हत्या की थी चोरी के लिए। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इलाके में आए थे। जब उन्हें ये पता चला कि ये इलाका खाली है, वो यहाँ पर चोरी करने की संभावना उन्हें दिखी, तब वो अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके उन्होंने चोरी की वारदात की। नहीं, ये पहले भी जैसे यहाँ सामने देखो, पहले भी यहाँ कभी घूमे हैं क्या इस इलाके में? ये पूछताछ अभी और उनसे चल रही है। आगे जैसे जैसे बातें आएगी तो उसमें अनुसंधान किया जाएगा। जालोर जिले के बागुड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के दुम्बड़िया गांव में 15 दिन पहले पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि ये 3 आरोपी सिरोही जिले के रोहिड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों चोरी की नीयत से आश्रम में घुसे थे। उस दौरान पुजारी के दौरान विरोध करने पर सिर पर वार करके पुजारी को मौत के घाट उतार करके फरार हो चुके थे। जालोर पुलिस की 30 लोगों की स्पेशल टीम ने जगह जगह पर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज जालोर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों आरोपियों का जो है चेहरा सामने लाया, हत्या का खुलासा किया है। जालोर जिले में हुई इस ब्लाइंड मर्डर केस वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली थी और इसको लेकर जालोर पुलिस ने 15 जिलों में जो है आरोपियों तक पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी सिरोही जिले के रहने वाले हैं। श्याम बिश्नोई, जेटीएन, जालोर। और झुंझुनू में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 लोग घायल हुए। सिंघाना के भैसावता के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें जो बस पलट गई थी और इसमें बस के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सिंघाना झुंझुनू के पास यह हादसा हुआ। विजय बस वाले की बस थी जो गढ़साना से कानपुर जा रही थी। जैसे मेरे को सूचना मिली मैं मौके पर पहुंचा। डिप्टी साहब मौके पर पहुंचे। इंजर्डों को तुरंत यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया। ये हम सो रहे थे स्लीपर में। ये जा रही थी गढ़साना से कानपुर बस। तो चिड़ावा निकलने के बाद सिंघाना के बीच में एकदम पलटी सी खाई बस
और हमें तब पता लगा कि बस उल्टी हो गई। गया था, इसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल थे जो कि यहाँ पे लाए गए। उसमें से 10 को अपन ने रिफर कर दिया और बाकी लोगों का उपचार कर दिया। और ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों है बैंकों में हड़ताल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल है। देश भर के बैंकों में 2 दिन की हड़ताल है। आज और कल सभी बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के विरोध में हड़ताल की जा रही है। प्रदेश की 4000 ब्रांचों में ताला लटक चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में बैंकों की हड़ताल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह हड़ताल की जा रही है और यह हड़ताल चलेगी 2 दिन। आज और कल सभी बैंक बंद रहेंगे और इनकी हड़ताल का कारण है निजीकरण। निजीकरण का यह विरोध कर रहे हैं। और अगर सिर्फ प्रदेश की बात की जाए तो 4000 ब्रांच है यहां पर, सभी पर ताला लटक चुका है। बैंकों में हड़ताल और निजीकरण का सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। 2 दिन खासी मुश्किलों का सामना बैंक उपभोक्ता को करना पड़ सकता है। सचिन कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, 2 दिन ये बैंक की हड़ताल चलेगी। आम आदमी का कामकाज जो है बैंक से पड़ता रहता है। बैंकों के बाहर जो है वो या अंदर बड़ी लंबी लाइनें रहती है। ऐसे में सबसे ज्यादा सफर जो है, सबसे ज्यादा मुश्किलें आम आदमी को आने वाली है। हालांकि जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। सचिन, बिल्कुल देखना आपकी सही बात थी। डिजिटल ये का जमाना है, लेकिन आज भी आधे से ज्यादा ग्राहक ऐसे हैं जो बैंक में जाके पासबुक की एंट्री करवाते हैं, स्टेटमेंट निकलवाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, पैसे निकालते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, आज भी राजस्थान की बात करने केवल, तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो डिजिटल नहीं जानते हैं और ना ही उनके पास चेकबुक होती है। उनको स्वयं पासबुक लेके बैंक में जाना पड़ता है और उनके अंगूठे से निशान लगते हैं, तब उनको पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है। हालांकि जो समय चुना गया है वो ऐसा नहीं है कि उस दिन किसी को पेंशन चुनानी है या किसी को तनख्वाह लेनी है। क्योंकि 16-17 का रिचार्ज हो गई है तो वो समय निकल गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्याएं होंगी, जिनके करंट अकाउंट हैं उनको समस्याएं होंगी, जो उनका रोज का कैश जमा होता है। 4 जगह ही शहर के बाजारों की बात करें तो रोज दुकानदार अपना जो जिंदा गल्ला होता है या पुराना गल्ला होता है उससे जाकर पैसे जमा कराते हैं। तो तमाम तरह के लोगों को परेशानियां होंगी। क्योंकि राजस्थान में सार्वजनिक बैंकों की अगर बात करें तो 4000 ब्रांचें हैं। 4000 ब्रांचें पूरी तरह से बंद रहेंगी और 25,000 से ज्यादा इनके कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी से लेकर जो महाप्रबंधक स्तर का कर्मचारी है वो तमाम लोग आपके साथ दे रहेंगे। तो परेशानियां ऐसी बात है कि आम दिन को होगी। लेकिन बैंक कर्मियों का अपना ये कहना है कि ये सरकार की घोषणा 3 महीने पहले। जी सचिन, जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चोमू में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर एक टैंकर पलट गया। सड़क पर सरसों का तेल फैल गया। ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच गई। मौके पर दौलतपुरा पुलिस पहुंची। अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और ये तस्वीरें दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल पहुंचे। 1971 में पाक पर फतेह के 50 साल पूरे हो चुके हैं। स्वर्णिम विजय दिवस समारोह है। वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू को पंजाब से जोड़ने वाली जो स्ट्रैटेजिकली ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर, जी हां, अगर पाकिस्तान इस इलाके में हावी हो जाता तो वो पूरे जम्मू से बाकी भारत का संपर्क काट सकता था। दरअसल पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान को
भारत का मुकाबला करने में काफी परेशानी हो रही थी और चालबाजी पाकिस्तान की वो ऐसी कि उसने ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी सेक्टर में मोर्चा खोला और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इस पूरे युद्ध को लंबा खींचना। लेकिन पाकिस्तान की इस चालबाजी को भारतीय सेना समय रहते समझ गई और भारतीय सेना ने चौंकाने की नीयत से जरपाल इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोल दिया। 4 दिसंबर 1971 को बसंतसर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि उन दिनों परिस्थितियां भारत के खिलाफ थीं, मगर सैनिकों ने बाद के दिनों में गजब का जज्बा दिखाया। पाकिस्तान को खदेड़कर पीछे कर दिया और भारत की सेना पाकिस्तान में इतना भीतर तक घुस चुकी थी कि सियालकोट में मौजूद पाकिस्तानी सेना का बेस अब बस कुछ ही दूर रह गया था। और इस सब के बाद पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे लग रहा था कि भारत अब बड़ा हमला करने वाला है। डर का नतीजा यह हुआ कि बिना शर्त आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया और संघर्ष विराम डिक्लेयर कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि उस बसंतसर की लड़ाई में भारत 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर कब्जा किए बैठा था। बाद में पाकिस्तान के 350 वर्ग मील इलाके को भारत में शामिल किया गया। इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई वो थी लोंगेवाला की लड़ाई। आप सभी ने इतिहास के पुस्तकों में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा और आज उन लड़ाइयों के बारे में एक बार फिर से आपको जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि आज उसी युद्ध पर विजय के स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर भारत में ये जश्न मनाया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ भारत के साथ बांग्लादेश में भी ये जश्न मनाया जा रहा है, जहां हमारे राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पे इस स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल इस वक्त हो रहे हैं। लोंगेवाला की लड़ाई पर अगर नजर डालें, निगाह डालें तो ये 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात थी जब टैंकों से लैस 4000 पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद बताएंगे कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में।